हेलो एवरीवन, माय नेम इज बीना चंदवानी और हम कर रहे हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के 2016 का पेपर, जो कि सब्जेक्ट है इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस मैनेजमेंट का पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 51, इन इंडिया द कॉजेस ऑफ स्लो ग्रोथ और कोऑपरेटिव मूवमेंट आर। भारत में सहकारी आंदोलन के धीमे विकास के कारण क्या रहे हैं? जनरल इलिटरेसी, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ लोन, गवर्नमेंट ऑफ इन्फ्लुएंस एंड ऑल ऑफ द अबव। भारत में सरकारी आंदोलन के धीमे विकास के कारण क्या है? सामान्य निरक्षरता, ऋणों की बकाया राशि में वृद्धि, सरकारी हस्तक्षेप और इनमें से सभी। तो क्या है इसका आंसर? सभी। भारत में जो सरकारी आंदोलन, जो कोऑपरेटिव मूवमेंट हुआ था, उसके धीमे होने के क्या क्या कारण थे? लोग जो थे वो शिक्षित नहीं थे, निरक्षर थे, बकाया बहुत सारे लोन की जो राशि थी, ऋणों की राशि थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, सरकारी गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस यानी सरकारी हस्तक्षेप बहुत ज्यादा था। इन सभी कारण के कारण जो कोऑपरेटिव मूवमेंट था, इसकी जो वृद्धि की दर थी वो बहुत कम थी या वो धीमे विकास से आगे बढ़ रहा था। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1969, 1976, 1966 एंड 1980। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब हुई? 1969 में, 1976 में, 1966 में, 1980 में। तो कब हुई थी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन कब स्टार्ट हुआ था? 1969 में। Council of Advancement of People Action and Rural Technology was constituted in October 1980 में, September 1986 में, December 1990 में, March 1993 में। जन कार्यवाही एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद का गठन किया गया। ये सारी डेट आपको याद करनी पड़ेगी। तो क्या है इसका आंसर? क्या है इसका जो आंसर है वो है सितंबर 1986 में जन कार्यवाही एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद का गठन हुआ। काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी कब स्टार्ट हुई थी? सितंबर 1986 में, सितंबर 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, नाबार्ड, कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ? जुलाई 1982 में, सितंबर 1988 में, मार्च 1988 में, दिसंबर 1990 में। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो जुलाई 1982 में स्थापना हुई। पहले ये आरबीआई की सब्सिडरी था, अभी आरबीआई की सब्सिडरी नहीं है, अभी खुद से ही पूरा वर्क करता है। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1982 में। Which of the following is not studied in public finance? Which of the following is not studied in public finance? Public revenue, public expenditure, public debt और national income। सार्वजनिक वित्त में से कौन सा अध्ययन नहीं किया जाता है? जब हम सार्वजनिक वित्त का अध्ययन करते हैं तो किसको नहीं लिया जाता है? सार्वजनिक आगम को, सार्वजनिक व्यय को, सार्वजनिक ऋण को और राष्ट्रीय आय को। तो जब हम लोग पब्लिक फाइनेंस है, जब हम लोग गवर्नमेंट बजट बनाते हैं, तो गवर्नमेंट बजट बनाने के लिए दो चीजें हमें लेनी होती है, एक तो रेवेन्यू और एक एक्सपेंडिचर। क्या लेना होता है? एक एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे हम जो नेशनल इनकम को, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है? नेशनल इनकम को हम पब्लिक फाइनेंस में नहीं लेते, क्योंकि ये सारे ये यहाँ से पैसा आता है, यहाँ से भी हम उधार लेते हैं और सारा का सारा एक्सपेंडिचर करते हैं फॉर पब्लिक वेलफेयर। तो यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस का किसमें स्टडी, पब्लिक फाइनेंस को किसमें नहीं लेते हैं? नेशनल इनकम में। तो सार्वजनिक वित्त में से निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? पब्लिक रेवेन्यू को लिया जाता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर को लिया जाता है, पब्लिक डेब्ट को लिया जाता है, लेकिन नेशनल इनकम को नहीं लिया जाता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। Public finance is the study of principle underlying the spending and raising of fund by public authority. It is said by public finance is the study of principle underlying the spending and raising of fund by public authority. It was said by, किसने कहा था ये? डॉल्टन ने। ऑप्शन नंबर 2 रॉबिन्स ने, ऑप्शन नंबर 3 शिराज ने और ऑप्शन नंबर 4 वेलेन ने। लोक वित्त सार्वजनिक संस्थानों द्वारा आय प्राप्ति
तथा व्यय से संबंध सिद्धांत का अध्ययन है। ये वाक्य या ये किसने कहा? डॉल्टन ने, रॉबिन्स ने, शिराज ने और प्लेहन ने। तो ये किसने कहा था? ये शिराज ने कहा था कि लोक वित्त सार्वजनिक संस्थानों द्वारा आय प्राप्ति और व्यय से संबंधित सिद्धांत का अध्ययन होता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, फिनले शिराज ने ये कहा था। Which is not the objective of public finance? Which is not the objective of public finance? Option number first, price stability. Option number 2, increase in economic welfare. Option number 3, maximization of profit. Option number 4, economic development. सार्वजनिक वित्त का कौन सा उद्देश्य नहीं है? कीमत स्थिरता, आर्थिक कल्याण में वृद्धि, लाभ को अधिकतम करना और एक तरह से लास्ट जो ऑप्शन है वो है आर्थिक विकास। तो क्या आंसर है? लाभ को अधिकतम करना। आप देख सकते हैं जो कॉमन उसमें है कि कीमत को स्थिरता करना, जिससे भी एक तरह से पब्लिक का एक तरह से भलाई होगा, इससे पब्लिक को वेलफेयर मिलेगा कि अगर कीमत स्थिर रहेंगी तो। अगर कल्याण होगा इससे भी एक तरह से पॉपुलेशन को बेनिफिट्स मिलेंगे। आर्थिक विकास होगा तो भी आपकी पॉपुलेशन को बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन लाभ को अधिकतम करने से आपकी पॉपुलेशन को कुछ भी, जनसंख्या को कोई भी फायदा नहीं होगा, कोई भी लाभ नहीं होगा। इसलिए लाभ को अधिकतम करना किसका उद्देश्य होता है? ये उद्देश्य होता है आपके प्राइवेट सेक्टर का। किसका उद्देश्य होता है? प्राइवेट सेक्टर का, कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। वो किसका उद्देश्य नहीं है? वो पब्लिक फाइनेंस का उद्देश्य नहीं है। पब्लिक फाइनेंस मतलब होता है हम पब्लिक की वेलफेयर के लिए, पब्लिक के बेनिफिट्स के लिए हम उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो उनको जब फाइनेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उनके लिए कीमत स्थिरता लाना, कल्याण करना, आर्थिक विकास करना, ये सब पब्लिक फाइनेंस के उद्देश्य है। लेकिन लाभ को अधिकतम करना ये पब्लिक फाइनेंस का उद्देश्य नहीं है, ये आपके प्राइवेट सेक्टर का उद्देश्य है। जो हम पूंजी वाली अर्थव्यवस्था बोलते हैं उसका उद्देश्य होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ profit. The goal of maximum social welfare can be achieved when? The goal of maximum social welfare can be achieved when? Option number first, marginal sacrifice is greater than marginal utility. Marginal utility is greater than marginal sacrifice. Marginal sacrifice and marginal utility both are equal and none of these. अधिकतम सामाजिक कल्याण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है जब सीमांत त्याग जिसे हम मार्जिनल सैक्रिफाइस बोलते हैं, वो मार्जिनल उपयोगिता से अधिक हो। यानी आपने ज्यादा त्याग किया, आपको सेटिस्फेक्शन कम मिला है। उपयोगिता आपके त्याग से ज्यादा हो। त्याग और उपयोगिता यानी सीमांत त्याग और सीमांत उपयोगिता दोनों बराबर हो और इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर, जब आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट तब होता है जितना आपने सेक्रीफाई किया उतना ही आपको एक तरह से सेटिस्फेक्शन मिला। जितना आपने एक तरह से त्याग किया, जितना आपने किसी चीज में खर्च किया, आपको उतना ही सेटिस्फेक्शन मिला, वो आपके कल्याण का पॉइंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी चीज में 10 रुपए यानी 10 रुपीज खर्च किया, आपको उतना ही सेटिस्फेक्शन मिला, तो वो आपके एक सोशल वेलफेयर का पॉइंट होता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है? मार्जिनल सेक्रीफाई और मार्जिनल यूटिलिटी यानी सामाजिक त्याग और उपयोगिता दोनों बराबर हो, यह अधिकतम सामाजिक कल्याण का लक्ष्य होता है। Adam Smith laid down 4 canons of taxation. Which of the following was not laid down by him? Adam Smith ने करों के 4 सिद्धांत प्रतिपादित किए, निम्न में से उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया। सुविधा का सिद्धांत, निश्चितता का सिद्धांत, योग्यता का सिद्धांत या लोच का सिद्धांत। कैनन ऑफ कन्वीनियंस, कैनन ऑफ सर्टिनिटी, कैनन ऑफ एबिलिटी एंड कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। यानी एडम स्मिथ ने कौन सा इसमें से नहीं दिया है? तो एडम स्मिथ ने कैनन ऑफ इलास्टिसिटी नहीं दिया, कन्वीनियंस दिया है, सर्टिनिटी दिया है एंड एबिलिटी दिया है, लेकिन इलास्टिसिटी उन्होंने नहीं दिया। Which of the following is not a direct tax? Which of the following is not a direct tax? Option number first, income tax. Option number 2, gift tax. Option number 3, sale tax. Option number 4, corporate tax. निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? आय कर, उपहार कर, बिक्री कर और निगम कर। स्टूडेंट, दो तरह के मेनली टैक्स होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसको कंज्यूमर खुद बियर करता है, जिसका बर्डन जो पड़ता है वो कंज्यूमर पे, अल्टीमेटली कंज्यूमर पे पड़ता है, जिसको
वहन भी वो करता है और चुकाता भी वही है, यानी उसका बर्डन भी उसमें पड़ता है और उसको पे भी कंज्यूमर करता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो एक तरह से जिसका बर्डन तो होता है कंज्यूमर पर, लेकिन उसको पे जो करता है ना वो सेलर करता है। जैसे आपका हो गया जीएसटी। तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल इनकम टैक्स होता है, वही कमाता है वही देता है। गिफ्ट गिफ्ट टैक्स कौन होता है, जिसको मिलता है वही पे करता है। सेल टैक्स एक तरह से, सेल टैक्स क्या होता है, सेल टैक्स आप लेते तो कस्टमर से हो लेकिन पे कौन करता है, सेलर करता है। और कॉर्पोरेट टैक्स भी कौन करता है, कस्टमर खुद करता है। तो यहाँ पे निम्न में से प्रत्यक्ष नहीं है, कौन सा नहीं है, सेल टैक्स है। सेल टैक्स क्या होता है, आप लेते तो बायर से, उपभोक्ता से, लेकिन चुकाता कौन है इसको, इसको सेलर चुकाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट डायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर 3 जो है सेल टैक्स, वो इसका आंसर है। आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू सो मच।